मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा रहा हूं, उसी को मैंने स्टार्ट किया है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम बच्चों है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो जिन बच्चों ने अभी लेक्चर फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अभी इस चैप्टर में मैंने केवल एक लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो अब बच्चों बात करते हैं आज की। आज बच्चों मैं आपको इसका लेक्चर नंबर 2 आपको ला रहा हूं आपके सामने, और इसमें जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है द्रव्य, यानी कि मैटर। मैं आपको द्रव्य बताऊंगा कि द्रव्य क्या है और इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, और इसके क्लासिफिकेशन में जो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन निकाल के रेडी हो जाएं मेरे साथ इस टॉपिक को समझने के लिए और इसके नोट्स तैयार करने के लिए। तो बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक का नाम है मैटर, द्रव्य। द्रव्य तो बच्चों यहाँ काफी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। जब द्रव्य बोला जाता है तो कुछ बच्चे क्या काम कर देते हैं कि इस द्रव्य की जगह इस द्रव को समझ करके इसकी डेफिनेशन इसकी जगह लिख देते हैं। तो बच्चों, यहाँ सबसे पहले ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अक्सर कर सामान्य बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। तो इसको समझ लीजिए। इस द्रव्य का मतलब है बच्चों मैटर, और इस द्रव का मतलब है बच्चों लिक्विड। तो ये जो द्रव है ये इसका एक टाइप है, इसका एक प्रकार है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बच्चों आते हैं कि द्रव्य है क्या, मैटर है क्या। तो बच्चों, इसके लिए मैं आप सभी बच्चों से कहता हूं कि जो कुछ आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो सब द्रव्य है। मोटे तौर से मैं यही एक आइडेंटिटी बताता हूं कि आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब द्रव्य है, यानी कि मैटर है। अब इसकी थोड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन पे आते हैं। तो बच्चों, 9th क्लास तक इसका अच्छे से आपको समझा दिया जाता है इस टॉपिक को, और आपको बढ़िया ढंग से लिखा भी दिया जाता है। और इसके बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत बचता है वो 10th क्लास में केमिस्ट्री में है वो, और अभी आप 10th क्लास से पास आउट होके आए हैं तो बहुत सारी बातें अभी आपके दिमाग में ताजी ताजी होंगी। फिर भी मैं एक बार इसको आपके सामने ला रहा हूं ताकि आपको जो थोड़ा आप जो विस्मृत हो रहा है आपके दिमाग में वो सब आपके दिमाग में एकदम रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए। तो बच्चों, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। तो यही दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं द्रव्य को समझने के लिए, कि द्रव्य वह है नंबर 1 जो स्थान घेरता है, नंबर 2 जिसमें भार होता है। तो यहां तक आप पढ़कर आए हैं, लेकिन अब आप 11th क्लास में आ चुके हैं तो आपको इसके बारे में और गहराई से समझना है। बच्चों, आपने अभी तक समझ रखा होगा कि ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। नहीं पता है तो आप समझ लो, ज्ञानेंद्रियां टोटल होती हैं 5। कौन कौन? दृष्टि, दूसरी दृष्टि के बाद श्रवण, तीसरी सुगंध, चौथी स्वाद और 5वीं स्पर्श। तो देखिए बच्चों, इसके साथ में ज्ञानेंद्रियों को भी मैं जोड़ दे रहा हूं। तो अब देखिए, द्रव्य का जो अनुभव होता है वो एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हो जाता है अनुभव। तो अगर ये बात भी हम इसमें इंक्लूड कर दें तो ओवरऑल इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, तथा जिसका एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है। तो अब आप देखें, समझें, मैंने यहां राइट डाउन कर रखा है, टॉपिक का नाम है द्रव्य, इट मींस मैटर। द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। ज्ञानेंद्रियों के बारे में, ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। कौन कौन? दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श।
अब देखिए, जब हम थोड़ा द्रव्य की डेफिनेशन का लेवल बढ़ाते हैं तो इसमें ज्ञानेंद्रियों को इंक्लूड कर देते हैं, तो टोटल इसकी जो डेफिनेशन बन के आ जाती है वो आती है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, और जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक या एक से अधिक के द्वारा अनुभव किया जाता है। तो ये तो बात हो गई बच्चों कि द्रव्य क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बच्चों बात करते हैं द्रव्य के वर्गीकरण की, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बच्चों, द्रव्य का वर्गीकरण जो है वो 2 तरह से किया गया है। पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्वालिफिकेशन। बच्चों 9th क्लास तक जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो केवल आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन बताया गया है। कौन सा क्लासिफिकेशन? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और फिजिकल क्लासिफिकेशन की जब बात आती है तो द्रव्य इसमें 3 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट ठोस, नंबर सेकंड द्रव, नंबर थर्ड गैस। यानी कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, किसके अंतर्गत? भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत। कौन कौन? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब बच्चों बात करते हैं इसके रासायनिक वर्गीकरण की, केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो बच्चों रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अब बच्चों बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। एक बार बच्चों बोर्ड से आप समझ लो, मैंने इसमें बना रखा था पहले से ही, ताकि इसमें जो टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है वीडियो का वो थोड़ा बच सके। देखो, शुद्ध पदार्थ की जब बात करते हैं तो ये मेनली 2 टाइप का होता है, तत्व और यौगिक। तत्व, अब बच्चों तत्व की बात आती है, ये भी आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। तत्व 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु और धातु, अधातु और उपधातु। ठीक। यौगिक की बात करें तो यौगिक 2 टाइप के होते हैं, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। तो ये तो इस तरह का मतलब शुद्ध पदार्थ की बात हो गई। अब अशुद्ध पदार्थ में जब आते हैं तो बच्चों अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, और ये 2 तरह का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो यहां पर क्लासिफिकेशन कितने तरह से किया गया है और इसके अंतर्गत द्रव्य कितने प्रकार का होता है, ये पिक्चर मैंने यहां तक क्लियर की। अब बच्चों मैं 1 बाय 1 ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, धातु, अधातु, उपधातु, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, अशुद्ध पदार्थ, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इस सबको 1 बाय 1 आपको क्लियर करने जा रहा हूं। तो बच्चों आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकें। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों मैं आपको समझाता हूं कि भौतिक वर्गीकरण में जो द्रव्य को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। नॉर्मल बच्चों इसकी भौतिक वर्गीकरण यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में इसकी 3 स्टेट ही होती हैं। कौन कौन? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ये कौन सा क्लासिफिकेशन है बच्चों? फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये बच्चों है भौतिक वर्गीकरण। तो इसमें नॉर्मल सामान्य स्थिति में द्रव्य 3 अवस्थाओं में रहता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। वैसे भी आप इस टॉपिक को कई बार पढ़ चुके हैं, जूनियर क्लासों में भी पढ़ाया जाता है और 9th-10th में भी। 9th में तो बहुत डिटेल में है, आपके दिमाग में ताज़ा होगा, फिर भी थोड़ा रिकॉल में करा रहा हूँ आपको। तो बच्चों ठोस अवस्था, तो इन तीनों अवस्थाओं को समझने के लिए आपको आकार और आयतन समझना होगा, जो बेसिक चीज़ है आपके दिमाग में होगी, आकार और आयतन। तो द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हों, जैसे ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है, कोयला है ना, कुर्सी है, मेज है। तो इस तरह के द्रव्य जो होते हैं वो ठोस अवस्था वाले कहलाते हैं, यानी कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। अब बच्चों अगर आकार निश्चित हो, आकार निश्चित ना हो लेकिन आयतन निश्चित हो, जैसे मान लो आपके पास जो पानी है, वाटर है,
वो मान लो 500 ml या 1 लीटर, मान लो 1 लीटर आपको वाटर मेजर करके नाप करके दे दिया गया। अब वाटर में क्या होता है बच्चों, बहने का गुण होता है। अब आप उसको जिस आकार के बर्तन में रख देंगे तो उसका आकार वही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखो उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन निश्चित रहेगा, वो 1 लीटर ही रहेगा। तो इस तरह के द्रव की इस तरह की अवस्था को द्रव अवस्था कहते हैं, यानी लिक्विड स्टेट कहते हैं। इट मीन्स द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आकार अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट कहलाती है। अब बच्चों अगर ये दोनों अनिश्चित हो, आकार भी अनिश्चित हो और आयतन भी अनिश्चित हो, कोई एक रूम है, क्लासरूम ही ले लो, जानते हो क्लासरूम में क्या है, एयर भरी हुई है ना। अब उस एयर को जो भी स्पेस मिलेगा उस पूरे स्पेस में फैल जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर दो चीजें आती हैं कि इस तरह के द्रव्य की अवस्था का ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। ज्यादा स्पेस मिलेगा उस स्पेस के अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जिस आकार का स्पेस मिलेगा उसका आकार भी वही हो जाएगा। तो जो गैसीय अवस्था या गैस अवस्था होती है द्रव की, तो उसमें ना तो द्रव का आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। जैसे वायु है, एयर है, कोई भी गैस ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन है, यहाँ तक कि एलपीजी ले लो, सीएनजी ले लो। एलपीजी जानते हो गया आप, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सब पदार्थ की यानी कि द्रव्य की किस अवस्था में आते हैं, गैसियस स्टेट में आते हैं, यानी कि गैस अवस्था में आते हैं। अब बच्चों नॉर्मल कंडीशन में द्रव्य की यानी कि मैटर की जो फिजिकल स्टेट होती है वो यही तीन होती हैं। अब आप यहाँ पे आ जाइए, कुछ स्पेशल केस है। अगर ताप और दाब की कुछ स्पेशल अवस्थाएं आ जाएं, यानी विशेष परिस्थितियां आ जाएं, तो उन विशेष परिस्थितियों में साइंटिस्टों ने इनकी दो अवस्थाएं और प्राप्त की हैं। पहली प्लाज्मा, दूसरी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस इंडियन साइंटिस्ट हैं और आइंस्टीन आप जानते हो फॉरेन साइंटिस्ट हैं। तो इन दोनों ने पदार्थ की इस अवस्था को प्राप्त किया था। तो इन दोनों वैज्ञानिकों को सम्मान देने के लिए पदार्थ की इस अवस्था का नाम हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ इन दो अवस्थाओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि नॉर्मल अगर क्वेश्चन आता है, आपको पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है, तो आप उसकी थ्री फिजिकल स्टेट लिखेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको विशेष परिस्थितियों में टेम्परेचर और प्रेशर की स्पेशल सिचुएशंस में अगर अवस्थाएं पूछी जाएं तो आप लिखेंगे प्लाज्मा नंबर 1, प्लाज्मा नंबर 2 बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पूरा नाम है। तो ये कब प्राप्त की जाती है, ताप व दाब की विशेष परिस्थितियों में। इन्हें बच्चों ताप और दाब की विशेष परिस्थितियों में प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसका जो केमिकल क्लासिफिकेशन होगा वो अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो देख रहे हैं वो चैनल से जुड़ जाएं अगर उनको समझ में आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी कोशिश है कि इसमें 11th क्लास की केमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए फिनिश करना। तो थैंक यू सो मच।